press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello and welcome to Finish Educare. Welcome to the second part of the chapter Historiography, Indian Tradition. So in the first part we have studied about ancient historiography and medieval historiography. So in the third part we will study about modern historiography. So historiography in the modern period. So मॉडर्न पीरियड में ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका था, पेपर आ गया था, तो लोग थोड़ा डेवलप हुए थे, तो उसके जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री है वो भी अलग होने वाले. सो इन द 20th सेंचुरी द इंडियन आर्कोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च स्टार्टेड अंडर ब्रिटिश रूल. सो ब्रिटिशर्स जब भी इंडिया में थे तो उन्होंने इंडिया में एक्सकवेशन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट बनाया था. आर्कोलॉजिकल एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम था आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. तो ये क्या करते थे, इंडिया में जो पुराने जगह है वहाँ जाके डिग करते थे और उनको कुछ नई नई चीज़ें मिलती थी, तो उन्होंने रिसर्च करना चालू कर दिया. ठीक है. नंबर ऑफ एंशिएंट साइट्स वेयर एक्सकावेटेड है. साइट्स मतलब क्या, कुछ जगह जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा एरिया, हड़प्पा मोहनजोदारो, ये सब एरियाज है, वहाँ उन्होंने एक्सकावेशन चालू किया. एक्सकावेशन मतलब एक टाइम का खोद कर निकालते हैं वो सब चीज़ें, अंडर द सुपरविजन ऑफ सर अलेक्जेंडर कनिंघम. सर अलेक्जेंडर कनिंघम वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ये ब्रिटिश टाइम की बात कर रहे हैं हम. ही चूज मेनली द साइट्स मेंशन्ड इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट फॉर हिज पर्पस. जो बुद्धिस्ट बुक्स थे, टेक्स्ट थे, उसमें कुछ जगहों के नाम लिखा था, जैसे जो गौतम बुद्धा थे उनका लाइफ कैसे कैसे कहाँ उन्होंने विजिट किया, ये सब लिखा था. तो उसके आधार पे उन्होंने रिसर्च करना चालू कर दिया था. ठीक है. देन हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर जॉन मार्शल. सर जॉन मार्शल जब भी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में थे तभी उनके टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिस्कवरी हुआ. हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चला. बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी द एंटिक्विटी of Indian history could be traced to 3rd millennium BCE or even earlier. So जब भी हड़प्पा सिविलाइजेशन मिला तो इंडिया का जो हिस्ट्री है वो कितना एंटीक है, कितना पुराना है. सो ये 3rd century BCE, 3rd millennium BCE, इसके इतना पुराना तक हमें इंफॉर्मेशन मिला इंडियन हिस्ट्री के बारे में. Many British officers in India wrote about Indian history. Their writings display strong influence of colonial policies of British. जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जो इंडिया में रूल करते थे उन्होंने भी इंडिया के हिस्ट्री के बारे में लिखा है, बट they were supporting Britishers. Many British officers in India wrote about Indian history. Their writings display strong influence on colonial policies of British. So there were many British officers who wrote about Indian history, who wrote about India. ठीक है. But their writings display strong influence of colonial policies of the British. So basically वो ब्रिटिशर्स अच्छे हैं उस हिसाब से इंडियन हिस्ट्री लिखते थे. सो दे वर प्रेजिंग ब्रिटिशर्स. तो उन्होंने जो बहुत सारा हिस्ट्री जो लिखा है इंडिया का वो ज़्यादा करके गलत है, क्योंकि उन्होंने जो भी लिखा है वो इंडिया का जो ट्रेडिशंस है उसे नीचा दिखाने का काम किया है. ठीक है. सो 3 वॉल्यूम्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया रिटन बाय जेम्स मिल. जेम्स मिल ने बुक लिखे है जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, वेयर पब्लिश इन 1817. ही इज जेम्स मिल. सो 1817 में पब्लिश हुआ था. दिस वॉज द फर्स्ट बुक ऑफ इंडियन हिस्ट्री रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन. सो ब्रिटिश हिस्टोरियन था जेम्स मिल जिसने इंडिया के हिस्ट्री के बारे में लिखा है. द नेम ऑफ द बुक इज द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. 3 वॉल्यूम्स है इसके, 3 बड़े बड़े पार्ट है जिसमें बारे में इंडिया के हिस्ट्री के बारे में लिखा है. इट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स. अभी इसमें देखो ये क्लियर क्या बता रहा है ये कि वो इंडिया का जो ट्रेडिशन है, इंडिया का जो कल्चर है उसके बारे में प्रेजुडाइज मतलब बिना कुछ उसको कुछ रियलिटी पता नहीं थी लेकिन उसके बारे में बुरी चीज़ें लिखता था. ठीक है. इट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स एन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव एंड प्रेजुडाइज ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर. सो इंडिया का जो कल्चर है वो कैसे बुरा है ये उस बुक में लिखा गया था. द हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिटन बाय माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन. जेम्स मिल ने बुक लिखा था, वो था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन जो मुंबई का गवर्नर था उसने बुक लिखा था हिस्ट्री ऑफ इंडिया. दोनों में फ़र्क है. हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल, हिस्ट्री ऑफ इंडिया माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन. ये मुंबई, पहले बॉम्बे बोलते थे, अभी मुंबई है. उसका गवर्नर था, जैसे अभी चीफ मिनिस्टर होता है वैसे तभी गवर्नर थे. तो गवर्नर था माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन. ठीक है. इट वॉज पब्लिश इन 1841. ठीक है. देन the period of Maratha Empire is very important in Indian history. Grand Duff wrote about Maratha history. Grand Duff ने Maratha history के बारे में लिखा. He wrote a history of Marathas. This book is published in 3 volumes. So Grand Duff ने जो book लिखा है उसका नाम है The History of Marathas. Grand Duff writing also show British inclination of condemning Indian culture and history. So उसने क्या किया है, इंडिया के हिस्ट्री और कल्चर के बारे में बुरी चीज़ें लिखी, कंडेम किया है. कंडेम मतलब उसके बारे में बुरी चीज़ें लिखी है कि कैसे गलत है, कैसे जो मराठा किंगडम था वो कैसे गलत काम करता था, ये सब उसमें लिखा गया है. ठीक है. क्योंकि वो ब्रिटिश आदमी था, ब्रिटिश हिस्टोरियन था, तो वो ब्रिटिशर्स के बारे में अच्छी बातें लिखेगा. Similar tendency is witnessed in Colonel Todd's writings about Rajasthan history.
जो राजस्थान में जो राजपूत किंगडम था तो उसके बारे में कॉलोनियल टॉड ने लिखा है, ठीक है। उसने भी सिमिलर जैसे जे ग्रैंड डफ ने जैसे मराठास के बारे में लिखा है जो गलत चीज़ें लिखी है, वैसे ही कॉलोनियल टॉड ने राजपूत के बारे में लिखा है। द 2 वॉल्यूम्स रिटन बाय विलियम विंसन हंटर ऑन इंडियन हिस्ट्री ऑल्सो समवॉट इम्पार्ट ट्रीटमेंट टू द सब्जेक्ट। तो विलियम विल्सन हंटर ने बुक्स लिखा है, उसमें थोड़ा सा अच्छी चीज़ें भी लिखा है उसने, ठीक है, तो थोड़ा इम्पार्शल है वो। नीलकंठ जनार्दन कीर्तने, विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े were 2 Indian historians who took upon the task of exposing the limitations of Grand Duff's writing. So नीलकंठ जनार्दन कीर्तने और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, इन्होंने जो ग्रैंड डफ ने जो मराठा हिस्ट्री के बारे में जो गलत गलत बातें लिखी थी उन्होंने उसको एक्सपोज किया अपने बुक्स के द्वारा, और कैसे वो गलत है वो सब उन्होंने प्रूव किया विद एविडेंस। इंडियन हिस्टोग्राफी, वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स, जो इंडियन हिस्ट्री लिखा उनके अलग अलग आइडियोलॉजीज थी, अलग अलग थिंकिंग थी, उस थिंकिंग के हिसाब से ही उन्होंने अपना कंट्री का हिस्ट्री लिखा, ठीक है। फर्स्ट इज कॉलोनियल हिस्टोग्राफी। कॉलोनियल मतलब क्या, इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था, मतलब इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी थी, ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तो जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने जो हिस्ट्री लिखा है उसे बोलते हैं कॉलोनियल हिस्ट्री। सो इंडियन हिस्ट्री विच वॉज मेनली रिटन बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड क्रिश्चियन मिशनरीज। मिशनरीज बेसिकली कौन होते हैं, जो क्रिश्चियनिटी है उनका रिलीजन का और लोगों को बताने के लिए, रिलीजन के बारे में बताने के लिए कुछ लोग होते हैं जो ये काम करते हैं, तो उनको बोलते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज। उन्होंने बहुत सारे स्कूल स्टार्ट किए हैं, कुछ अच्छे काम भी किए हैं, ठीक है। उन्होंने ऑर्फनेज स्टार्ट किए थे, स्कूल स्टार्ट किए थे, तो उन्होंने जो इंडिया का हिस्ट्री लिखा उसमें थोड़ी गलत बातें लिखी थी उन्होंने। सो इंडियन हिस्ट्री वॉज मेनली रिटन बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड क्रिश्चियन मिशनरीज। देयर प्रेजुडाइज इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन द वे सम ऑफ देम हैव रिडिक्यूल्ड। रिडिक्यूल्ड मतलब क्या, कि इंडिया की हिस्ट्री को रिडिकुलस बताया, कि गलत बताया, कि खराब है, इनके कस्टम्स, इनके ट्रेडिशन सब गलत है, ठीक है, ये सब उन्होंने लिखा है। सो उनका जो प्रेजुडाइज है, प्रेजुडाइज मतलब क्या, कि किसी के बारे में गलत ओपिनियन रखना, तो इनको इंडिया के बारे में, इंडियंस के बारे में इनके मन में गलत ओपिनियन था, वही चीज़ उन्होंने अपने बुक्स में लिखा है। दे जस्टिफाई द कॉलोनियल ब्रिटिश रूल। तो ये लोग ब्रिटिश रूल को जस्टिफाई करते थे। उनका ऐसा मानना था कि ब्रिटिशर्स इंडिया में है इसलिए इंडियंस का अच्छा चल रहा है, कि इंडियंस जो लोग हैं वो अपने आप को रूल नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा उनका बोलना था, ऐसे उन्होंने अपने बुक्स में लिखा है। द 5 वॉल्यूम्स ऑफ कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लिखा था। 5 वॉल्यूम्स मतलब क्या, 5 अलग अलग पार्ट्स, बहुत बड़े बड़े बुक्स है, 5 पार्ट्स है उसके। ये पब्लिश हुआ था 1922 टू 1937 में, ठीक है। ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी। ओरिएंटलिस्ट मतलब कौन, कि जो थोड़ा अच्छा विचार करते हैं, जो ईस्ट के बारे में, जो ईस्टर्न कंट्रीज है, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में आता है यूरोप, अमेरिका, ये सब वेस्टर्न कंट्रीज में आता है। ईस्टर्न कंट्रीज में आता है इंडिया, चाइना, ये सब जो कंट्रीज है ये ईस्ट के होते हैं। सो मैनी यूरोपियन स्कॉलर्स फेल्ट क्यूरियस अबाउट सिविलाइजेशन ऑफ कंट्रीज ऑफ द ईस्ट। तो वो क्यूरियस थे, उनको उत्सुकता थी कि जो ईस्टर्न कंट्रीज है उनके लाइफ के बारे में, उनके हिस्ट्री के बारे में स्टडी करने के लिए, तो यहाँ विजिट करते थे और उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री के बारे में या फिर चाइना की हिस्ट्री के बारे में लिखा है। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी। ये थोड़ा अच्छे थे, थोड़ा इंडिया के बारे में भी अच्छे से स्टडी करते थे और अपने बुक्स लिखते थे। दे स्टडीड द सिमिलैरिटीज बिटवीन संस्कृत एंड सम ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेजेस। सो ओरिएंटलिस्ट कौन होते हैं, बेसिकली जो ईस्ट के बारे में, ईस्टर्न कंट्रीज जैसे मैंने बोला, चाइना, इंडिया, ये सब ईस्टर्न कंट्रीज है, जापान। सम ऑफ दो स्कॉलर्स फेल्ट एडमिरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर देम। सो इंडिया के कल्चर के बारे में उनको रेस्पेक्ट था, तो उनके बारे में लिखते थे। सो ऐसे लोगों को बोलते हैं, ऐसे स्कॉलर्स को बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट। दे स्टडीड द सिमिलैरिटीज बिटवीन संस्कृत एंड सम ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेजेस। सो उन्होंने यूरोपियन लैंग्वेजेस और इंडियन लैंग्वेजेस का कंपैरिजन किया और उनको पता चला कि जो इंडियन लैंग्वेज है, संस्कृत है, उसी से यूरोपियन लैंग्वेज इंस्पायर हुए। फोकस मोर ऑन वैदिक ट्रेडिशंस एंड संस्कृत लिटरेचर। Their studies resulted into formulation of notion that ancient language that could be the mother of all Indo-European language। तो उनका स्टडी करने के बाद उनको पता चला कि जो संस्कृत लैंग्वेज है ये इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेज की मदर हो सकती है, कि वहीं से इंस्पायर होके सब वर्ड्स आए हैं, ठीक है। इन 1784 सर विलियम जोन्स फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता। सोसाइटी मतलब बेसिकली एक ग्रुप था, एक ऑर्गेनाइजेशन था, जहाँ सभी हिस्टोरियंस, सभी लोग मिलके डिस्कस करते थे, रिसर्च करते थे। That opened the doors for research in ancient Indian history and literature। तो ये एशियाटिक सोसाइटी में रिसर्च होता था इंडिया के बारे में, इंडिया के कल्चर के बारे में, लिटरेचर के बारे में। Among the Orientalists, Frederick Max Muller deserves a special mention. In his opinion, Sanskrit was the most ancient language of Indo-European language। जो फ्रेडरिक मैक्स मुलर था, उसका मानना था कि जो संस्कृत लैंग्वेज है, इट इज़ द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, और ये सबसे एंशिएंट लैंग्वेज है। इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस जो सब लैंग्वेजेस है ये संस्कृत से इंस्पायर हुए। ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन संस्कृत लिटरेचर। ही ट्रांसलेटेड
संस्कृत टेस्ट ऑफ हितोपदेश इन जर्मन लैंग्वेज, जो हितोपदेश है संस्कृत में है उसको उसने जर्मन में ट्रांसलेट किया था. ही वॉज एडिटर ऑफ 50 वॉल्यूम्स ऑफ द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट. सेक्रेड मतलब क्या, होली. जो होली बुक्स होते हैं जैसे गीता है, बाइबल है, कुरान है, ये सब होली बुक्स है. तो ये जो होली बुक्स है ईस्ट के, ईस्ट मतलब मैंने बताया इंडिया, चाइना, ये सब ईस्टर्न कंट्रीज है, वहाँ के जो सेक्रेड बुक्स है उसके बारे में एक बुक का नाम था सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट, जिसमें सब बुक्स के बारे में लिखा था. ऐसे उसके 50 वॉल्यूम्स थे, 50 अलग अलग पार्ट थे, 50 अलग अलग बुक्स थे. ही ऑल्सो कंपाइल्ड ऋग्वेदा विच वॉज बीन पब्लिश्ड इन 6 वॉल्यूम्स. तो उसने ऋग्वेद को भी ट्रांसलेट किया था जर्मन में. ही ट्रांसलेटेड ऋग्वेद तो जर्मनी है. ऐसे उसके 6 वॉल्यूम्स थे. ही इज फ्रेडरिक मैक्स मुलर. Lately, Edward said a scholar who had re-evaluated the Orientalist writing had thrown light on imperialistic interest of Orientalist scholars. तो एडवर्ड सेड ने बाद में क्या किया, जो ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स थे इनके बुक्स के बारे में और रिसर्च किया और उनको पता चला कि ये फिर वैसे ही है, ये भी लोग कॉलोनियल हिस्टोरियंस के जैसे ही है, ये भी इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट थे उनके. इनका भी मानना था कि ब्रिटिशर्स अच्छे हैं, तो ये भी थोड़ा कम हो सकता है उनका प्रेजुडाइज इंडियंस के बारे में, लेकिन उनका प्रेजुडाइज था. ठीक है. नेशनलिस्टिक हिस्ट्री. नेशनलिस्टिक मतलब क्या होता है कि जो नेशनलिस्ट देशभक्त हमारे जो इंडियंस थे, उन्होंने जो पहले मैंने बताया कि जो ब्रिटिशर्स ने जो बुक लिखा था, जैसे ग्रैंड डफ ने जो बुक लिखा था उसको एक्सपोज करने का काम किया नीलकंठ जनार्दन कीर्तने और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े. ऐसे और भी इंडियन हिस्टोरियंस थे. तो उन्होंने इंडिया का हिस्ट्री फिर से लिखा, जो गलत ब्रिटिशर्स ने लिखा था उसको सही करने का कोशिश किया. ऐसे लोगों को हम बोलते हैं नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस और नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी. द राइटिंग्स ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस हु वर ट्रेन्ड इन ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम. अभी ये जो लोग कहाँ पढ़े थे, ब्रिटिश स्कूल्स में ही पढ़े थे, लेकिन बाद में उनको पढ़ने के बाद पता चला कि ये जो ब्रिटिशर्स अपने हिस्ट्री सिखा रहे, हिस्ट्री लिख रहे, ये गलत है. ठीक है. तो उन्होंने खुद हिस्ट्री लिखना चालू किया, खुद रिसर्च करना चालू किया. The writings of Indian historians who were trained in British educational system show an inclination to restore the pride in ancient glory of India and their self-esteem of Indian readers. These writings are known as rationalist historiography. तो इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश स्कूल में ही पढ़े थे, तो इन्होंने क्या किया, सोचा कि जो इंडिया के बारे में गलत चीज़ें लिखा है ब्रिटिशर्स ने, उसको हमें अभी करेक्ट करना है. जो इंडिया का जो ग्लोरी है, प्राइड है, उसको रिस्टोर करना है. जो हमारे कंट्री के बारे में जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमें हम लोगों को बताना है. तो ऐसे लोगों को बोलते हैं नेशनलिस्ट हिस्टोरियन. नेशनलिस्ट राइटिंग्स इन महाराष्ट्र वेर इंस्पायर्ड बाय विष्णु शास्त्री चिपलुनकर. विष्णु शास्त्री चिपलुनकर एक राइटर थे, थिंकर थे. उनसे इंस्पायर होकर बाकी लोगों ने भी बहुत सारे बुक्स लिखे. ही क्रिटिसाइज द प्रेजुडाइज हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया रिटन बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स. जो ग्रैंड डफ, कॉलोनियल टोड या जेम्स मिलिस ने, इन्होंने जो भी गलत हिस्ट्री लिखा था इंडिया का, जो प्रेजुडाइज मतलब बुरी बातें लिखी थी इंडियन हिस्ट्री के बारे में, उसको क्रिटिसाइज किया विष्णु शास्त्री चिपलुनकर ने. उन्होंने रिसर्च किया, उनको नए नए एविडेंस मिले और उन्होंने इनकी जो बातें गलत है उसको प्रूव किया. द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस ट्राइड टू सीक द गोल्डन इरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री. जो इंडियन हिस्ट्री में जो गोल्डन इरा था, जो अच्छे अच्छे किंगडम्स थे, उनके बारे में उन्होंने लिखा. जैसे मौर्यन एम्पायर था, अशोकन एम्पायर था, इसके बारे में उन्होंने लिखा. दे आर एट टाइम्स ब्लेम्ड फॉर इग्नोरिंग द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल ट्रूथ. लेकिन ऐसे बोलते हैं कि इन्होंने जो क्रिटिकली एनालाइज नहीं किया, सिर्फ इंडिया के बारे में अच्छी चीज़ें लिखी, थोड़ी बुरी चीज़ें भी लिखना चाहिए. महादेव गोविंद रानाडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, रमेश चंद्र मुजुमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, भगवान लाल इंद्रजी, वासुदेव विष्णु मिराशी एंड आनंद सदाशिव अतलेकर, ये सब स्कॉलर्स है जिन्होंने, इंडियन हिस्टोरियंस है जिन्होंने इंडिया का हिस्ट्री रिस्टोर करने की कोशिश किया. जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे हैड एक्सप्लेन्ड द बैकग्राउंड ऑफ राइज ऑफ मराठा एम्पायर विद ग्रेट डिटेल्स इन हिज बुक द राइज ऑफ मराठा पावर. जैसे हमने देखा था, ग्रैंड डफ ने बुक लिखा था मराठा पावर के ऊपर, जिसमें उसने गलत चीज़ें लिखी थी. तो महादेव गोविंद रानाडे, जस्टिस मतलब क्या, जज महादेव गोविंद रानाडे, इन्होंने बुक लिखा था राइज ऑफ मराठा पावर. इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मराठा एम्पायर क्यों स्टार्ट हुआ, उसका रीज़न क्या था, उसका बैकग्राउंड क्या था, कैसे मुगल्स गलत काम कर रहे थे इंडिया में, उसको हराने के लिए मराठा एम्पायर क्यों स्टार्ट हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य क्यों स्थापन किया, ये सब उसमें लिखा है. अकॉर्डिंग टू हिम इट वॉज नॉट सडन इरप्टेड फॉरेस्ट फायर. ब्रिटिशर्स का मानना था कि मराठा किंगडम का कुछ नीड नहीं था, या ऐसे ही चालू हुआ. लेकिन महादेव गोविंद रानाडे उन्होंने प्रूव किया कि इसका रीज़न था, लोग लोग दुखी थे जो मुगल्स थे उनके साथ, इसलिए लोगों ने गुस्सा होके ये मराठा एम्पायर स्टार्ट हुआ. बट ग्राउंड फॉर इट्स महाराष्ट्र वॉज ऑन द सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस लेवल वॉज गेटिंग रेडी ओवर अ प्रोलॉन्ग टाइम. वापस एक बार पढ़ता हूँ मैं.
अकॉर्डिंग टू हिम इट वॉज नॉट लाइकली अ सडन इरप्टेड फॉरेस्ट फायर, कि फॉरेस्ट में जैसे फायर लगता है अचानक, ऐसे नहीं हुआ मराठा एम्पायर का राइज। उसके पीछे ग्राउंड तैयार हो रहा था, लोग गुस्सा थे, जो कल्चरल रिलीजियस लेवल पे लोग गुस्सा थे, लोग इकट्ठा हो रहे थे। जैसे संत थे हमारे यहाँ, संत तुकाराम, संत रामदेव, इन लोगों की जो टीचिंग्स है ये लोग पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, तो उनको लग रहा था कि हमारे यहाँ खुद का रूल होना चाहिए। तो उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का स्थापन किया। ठीक है, तो इन्होंने प्रूव किया कि जो मराठा पावर है ये सडनली इरप्टेड फॉरेस्ट फायर जैसे स्टार्ट नहीं हुआ है, उसके पीछे कुछ रीजन था। देन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वी.के. राजवाड़े. So Rajwade is a well known for his writings in Marathi on various subjects like history, linguistic, etymology, grammar, etc. ठीक है, तो राजवाड़े ने हिस्ट्री के बारे में, लिंग्विस्टिक मतलब क्या, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, एटिमोलॉजी मतलब क्या, स्टडी ऑफ वर्ड्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ग्रामर, मराठी ग्रामर, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। ही वॉज ऑफ द फर्म ओपिनियन दैट वी शुड राइट आवर ओन हिस्ट्री. राजवाड़े का मानना था कि हमें खुद का हिस्ट्री खुद लिखना है, क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स ने हमारा हिस्ट्री लिखा तो वो गलत लिखेंगे. ही कंपाइल्ड एंड एडिटेड 22 वॉल्यूम्स ऑफ मराठ्यांचे इतिहासाची साधने. मराठे मतलब कौन, जो मराठा किंगडम था, छत्रपति शिवाजी महाराज उन्होंने जो स्टार्ट किया था उसका किंगडम था, जिसमें आगे पेशवाज भी आते हैं. तो मराठ्यांची इतिहासाची साधने, इतिहास मतलब क्या, हिस्ट्री, साधने मतलब क्या, उसके जो डॉक्यूमेंट्स है. ठीक है, तो उसके 22 वॉल्यूम्स, 22 अलग अलग बुक्स थे, उन्होंने कंपाइल किया उसको. ही स्टेटेड हिस्ट्री इज ऑल इंक्लूसिव इमेज ऑफ पास्ट सोसाइटीज. तो उनका मानना था कि हिस्ट्री क्या है, जो हमारे पास्ट सोसाइटीज थे, एंसिस्टर्स थे, उनका पूरा एक इमेज है, उनके बारे में उसमें आना चाहिए. ही डज नॉट इंक्लूड एनी स्टोरीज ऑफ पॉलिटिकल इमेज, कंस्पिरेसीज एंड वॉर्स फॉर सीजिंग पावर. इट डज नॉट इंक्लूड ओनली स्टोरीज. तो इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ जो वॉर है या फिर कॉन्स्पिरेसी है कि कैसे किसी किंग ने मार के पावर हड़प लिया, पॉलिटिकल इमेजेस है, तो ये सब नहीं लिखना चाहिए, दूसरी चीज़ें भी लिखो, जैसे डॉक्यूमेंट्स सब वेरीफाई करके अच्छी चीज़ें लिखो. ही इज़ वी.के. राजवाड़े. Human history is defined by time and space, describing any events necessitates that the final portrayal should be spread on complete canvas of the given time and place. Only if it is balanced combination of three factors, time, space and personalities is present, then only we can only event qualify to the so called. ये इतना important नहीं है. वी.के. राजवाड़े का मानना था कि हमें रिसर्च करना चाहिए. ठीक है, सो पुरानी बातों के बारे में हमें रिसर्च करना चाहिए, पर जो इवेंट्स है उसको वेरीफाई करना चाहिए, सब लिखा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वी.डी. सावरकर और विनायक दामोदर सावरकर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक एग्जाम में आता है. द नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी हेल्प्ड इन ट्रिगरिंग ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ इंडियन पीपल अगेंस्ट ब्रिटिश. सो जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने जो जो गलत बातें लिखी थी इंडियंस के बारे में, इंडिया के हिस्ट्री के बारे में, तो कुछ लोगों ने जैसे वी.के. राजवाड़े और वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने नए तरीके से हिस्ट्री लिखा और जो ब्रिटिश हिस्ट्री था उसको गलत बताने का कोशिश किया. उससे लोगों को पता चला कि इंडिया का हिस्ट्री, इंडिया का पास्ट कितना ग्लोरियस था, और लोग उससे इंस्पायर हुए और फ्रीडम मूवमेंट में और स्ट्रांगली पार्टिसिपेट करने लगे. सो उनका एक बुक था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. सो 1857 में जो फर्स्ट टाइम वॉर हुआ था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो ब्रिटिशर्स का मानना था कि ये कुछ वॉर नहीं था, ऐसे ही लोग गुस्सा हो गए थे, तो लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने हमारे साथ फाइट किया. लेकिन जो सावरकर थे उन्होंने प्रूव किया कि उनके बुक में, बुक का नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. इस बुक में उन्होंने प्रूव किया कि लोगों ने कैसे मिल के एक साथ आके, जो हिंदू मुस्लिम से सब ने एक साथ आके कैसे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट किया. इसके बुक में, उनके बुक में सब लिखा है. द नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी प्रोवाइडेड अ मोमेंटम टू राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्रीज टू. नेशनलिस्टिक हिस्ट्री के बाद लोग अपने अपने रीजन के बारे में, अपने अपने एरियाज के बारे में भी लिखने लगे. जैसे तमिलनाडु में कुछ तमिल लोग आके उनकी हिस्ट्री के बारे में लिखने लगे. ठीक है, as a result of attention of historians was drawn to geographical conditions and history of South Indian region. So South Indian region के बारे में भी लिखने लगे लोग. I end the second part here. So in the third part we will talk more about post independence history. मतलब इंडिपेंडेंस के बाद कैसे कैसे हमें हिस्ट्री स्टडी करते थे, ये सब हम बात करेंगे. I hope you have understood the second part. If you have understood, you can share this video with your friends and you can subscribe for more videos. Thank you for watching.